तो हम इस वीडियो में रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और दूसरे फार्मूले क्या होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेसिस्टेंस को समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जो होता है जब फ्लो होता है तो कंडक्टर करंट के फ्लो का अपोज करता है। इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इसका ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो ये अपोज करता है कंडक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि जब कोई बॉडी मोशन करती है तो जो फ्रिक्शन होता है उस मोशन का अपोज करता है, उसी तरह से यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो में जो कंडक्टर अपोज करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है इस फार्मूले से बन जाती है, R बराबर V अपॉन I, क्योंकि ये पहले आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यदि यहाँ पर हम R निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर। तो ये वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस। तो इस तरह से एक बार इसको बोल देना है, एक बार इसको बोल देना है। इस तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। तो चलिए फिर से देखते हैं, इसको बोल के देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, तो ये एक फार्मूला था R इक्वल टू ML अपॉन NA² अपॉन टाउ। ये जब हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ का डेरिवेशन किए हैं उसमें ये फार्मूला आया था, उसी फार्मूलों के यहाँ लिखे हैं। यदि आप इसको ध्यान रखेंगे तो इसके फैक्टर्स लिखने में आपको इजी होगा। यहाँ पर R का मतलब रेसिस्टेंस है, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर है, N का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पर जो A है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, ये जो E² है ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये जो टाउ है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो चलिए सबसे पहले यदि हम R का इसके साथ रिलेशन देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, तो हर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है, इसलिए जो रेसिस्टेंस भी होगा हर मटेरियल का वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। द कंडक्टर्स विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हैज़ लेस रेसिस्टेंस। अब इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास 3 कंडक्टर हैं। एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, आयरन है। तो यहाँ पर एक आयरन हो गया, सेम थिकनेस का है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। फिर हमारे पास दूसरा जो कंडक्टर है ये वो क्या हो गया, कॉपर हो गया। फिर जो हमारे पास तीसरा कंडक्टर है वो सिल्वर हो गया। तो यहाँ पर ये 3 हम कंडक्टर ले लिए हैं। अब यहाँ पर किसका रेसिस्टेंस कम होगा, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आयरन का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, ये मोर होता है, ज़्यादा होता है। कॉपर का थोड़ा उससे लेस होगा और इसमें जो है ये सिल्वर का जो होगा वो वेरी लेस हो जाएगा, बहुत कम ही इसका रेसिस्टेंस होता है। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आयरन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉपर और सिल्वर। और कॉपर में थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा कंडक्टर है। सिल्वर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये और ज़्यादा कंडक्टर है। तो इसका मतलब यह है कि हर मटेरियल के लिए, हर कंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ये R प्रोपोर्शनल 1/टाउ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है।
तो यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, तो देखिए यदि हम आर का और टाउ का रिलेशन ले लें तो जो आर है रेसिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल है किसके साथ, टाउ के साथ, इसको अपॉन में है तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो जो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि यदि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और यदि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये कैसे हो गया समझिए, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन भी है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या करता है, कोलाइड करता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो इसका टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम टाइम में ये कोलाइड करेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर का, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लेंथ की। तो यहाँ पर यदि कंडक्टर का लेंथ करें तो जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या भी ये फार्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए आर है और ये क्या है, एल है। तो आर और एल का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग लेंथ रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 मीटर लेंथ की एक कॉपर वायर लेता हूँ और उतने ही थिकनेस की दूसरी कॉपर वायर लेता हूँ जो कितनी हो, 2 मीटर लेंथ की हो। तो यदि मैं पूछूं कि इनमें से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो 2 मीटर की लेंथ की जो वायर है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि लेंथ उसकी क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल 1/a है, तो 1/a कैसे आया, अपॉन में a कैसे आया। तो देखिए रेसिस्टेंस का जो रिलेशन है a के साथ वो कैसा है, रेसिप्रोकल है। 1/a अपॉन में है तो a आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये r/a हो गया, और a का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमको ये पता चलता है कि कोई वायर थिक है कि थिन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर ये है, थिक वायर है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। जितनी इसकी थिकनेस होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा हम सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अब मैं पूछूं कि किसका रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा, किसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस। इस तरह से यहाँ पर देखें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखना है कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। इसलिए हमको घरों में जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको थिक वायर, मोटी वायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि उनका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो रेसिस्टेंस का R=V/I भी होता है, ये mL/NE A E² भी होता है, और ये ρ=L/A भी होता है। अभी हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस के फार्मूले होते हैं। जनरल फार्मूला ये है R=V/I। अब हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट ओम होती है, और इसको लैटिन लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की। तो डायमेंशनल फार्मूला इसी से आ जाता है। तो R क्या होता है, V/I। अब हमको V का ही डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता, लेकिन हमको करंट का पता है। करंट जो है फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट को होते चलते इसका जो ये डायमेंशनल फार्मूला है A होता है। जैसे एम्पियर को A से डिनोट करते हैं उस तरह से इसके डायमेंशनल फार्मूला को भी किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। अब हमको V का पता नहीं, तो जो V का फार्मूला होता है वो W/Q होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, ये होता है mL/T-2। और इस तरह से यहाँ पर जो चार्ज का होता है वो क्या होता है, AT। ये पहले वीडियो, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में देख चुके हैं। अब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर M तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा V के लिए M हो गया। फिर और हम देखते हैं L भी कहीं नहीं, तो ये क्या हो गया,
L2 हो गया। इसके बाद यहाँ ये L2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या है, T है, तो ये T-2 है, एक T और चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये A है तो यहाँ क्या हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। इस तरह से ये किसका हो गया, V का हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए M आ गया, यहाँ पर ये L2 आ गया, फिर यहाँ पर T-3 आ गया। अब A इन्वर्स था, ये भी A ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो A-2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। अब हम जानना चाहते हैं 1 ओम होता क्या है या ओम की डेफिनीशन क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है R=V/I, इसकी सबकी यूनिट रख देते हैं। जैसे रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। फिर यहाँ पर ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती थी, यहाँ वोल्ट लिख दिए। फिर यहाँ एक करंट है, करंट की क्या होती है, एम्पियर, तो यहाँ एम्पियर लिख दिए। अब यहाँ पर यदि आप इसको बना लेते हैं तो यहाँ पर ये डेफिनीशन ईजी हो जाएगी इसकी ओम की। तो यहाँ पर इफ़, इसको पढ़ देते हैं, इफ़ potential difference across a conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 ampere, then resistance of conductor said to be 1 ohm। तो इस तरह से यहाँ पर डेफिनीशन करना है, एक बार इसको बोल देना है। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और ये उसका क्या कहलाया, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, then its resistance is said to be 1 ohm। तो इस तरह से ओम की डेफिनीशन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास वायर है और यदि हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, खींच के स्ट्रेचिंग कर देते हैं, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये वायर है और वे वायर थी 1 मीटर की। अब इसको मैं खींच के इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा ये पतली भी हो जाएगी, और स्ट्रेच कर देंगे तो इस तरह से इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घटा और लेंथ इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप यहाँ 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं वायर को स्ट्रेच करके, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, माने उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यदि आप 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं स्ट्रेच करके वायर को, तो उसका 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इफ़ लेंथ इज हाल्व बाय कंप्रेसिंग रेसिस्टेंस इज़ 1/4। अब ये मान के चलिए कि हमारे पास कोई ये वायर थी, इसको हम कंप्रेस कर दिए और कंप्रेस करके इसको हाफ बना दिए, मतलब इसको उल्टा लपेट दिए, तो इसका जो रेसिस्टेंस है घट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब यदि हम रेडियस को क्या करते हैं, स्ट्रेच करके हाफ कर देते हैं। अब यदि हम किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएं और उसके रेडियस को हाफ कर दें स्ट्रेच करके, तो उसका रेसिस्टेंस 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास वायर है और इसका जो है ये रेसिस्टेंस है, ये रेडियस है। अब इस रेडियस को यदि हम और हाफ कर दें, तो जब रेडियस हाफ करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका थिन हो जाएगा और इसका रेसिस्टेंस जो है 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।